पहले तो मैं अपने पूरे परिवार की ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से, अपने बच्चों की ओर से मैम का बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं इस प्रांगण में, और मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि जोर से ताली बजा के स्वागत करें। अब मैं दैनिक जागरण संस्थान को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है बच्चों के लिए कि हमें अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना है। जो संस्कारशाला प्रोग्राम है दैनिक जागरण का, वो कई वर्षों से चलता है। अब यूथ कनेक्ट को इसके साथ कनेक्ट किया गया है, जिसमें ये प्रोग्राम है। और आज अगर विश्व की सबसे बड़ी कोई समस्या है, हमारे देश की कोई समस्या है, हमारे शहर की कोई समस्या है, और हमारे बच्चों की, परिवार की कोई समस्या है, तो वो समस्या है कि हमारा यूथ आज अपनी डायमेंशन को चूज नहीं कर पा रहा है। वो कहीं कहीं बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी की वजह से, आज के बदले हुए परिवेश की वजह से कहीं ना कहीं अपने गोल को अचीव करने में बार बार भटक रहा है। उस भटकाव को दूर कैसे किया जाए? आज हम ऐसा क्या करें कि अपने बच्चों को वो ट्रैक दिया जाए कि वो विश्व लेवल पे अपनी पहचान और अपने देश की पहचान बनाएं, अपने विद्यालय की पहचान बनाएं, अपने परिवार की पहचान बनाएं। और इस बात के लिए मैं दैनिक जागरण, अमित तिवारी जी को, अपने संपादक जी को, अनुज शर्मा जी को, संजीव जी को और पूरे संस्थान को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया एक ऐसी शख्सियत को हमारे बीच में बुलाने के लिए। कई गेस्ट इन्होंने वो करे मैम, मैंने कहा सबसे अच्छी हैं, मैम को बुलाइए। मैम क्या, मुझे तो ये भी बेटी सी ही लगती हैं, क्योंकि अगर आज देश का कोई सबसे ज्यादा मान बढ़ा रहा है तो वो बेटियां हैं। ये कहते हुए मुझे गर्व भी हो रहा है। कितनी दिक्कतें थी आप जानती हो पहले बेटा, समाज में लड़कियों के प्रति, लेडीज के प्रति क्या स्थिति, रोटी चूल्हा के अलावा कुछ था ही नहीं। आज हमारी बच्चियां फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, आज हमारी बच्चियां पुलिस में, देखिए आपके सामने बैठी हैं, आज हमारी बच्चियां चांद पे जा रही हैं, आज हमारी बच्चियां मंगल पे जा रही हैं। और ये सब बच्चियां गांव से, देहात से, छोटे छोटे कस्बों से निकल के आई हैं। आपको हिम्मत भी लेनी है, सवाल भी पूछना है और ऐसे बनना भी है ना। अब मैं मैम के बारे में बताना चाहूंगा, मेरी कई मुलाकात हुई इनसे। बहुत ही शानदार अधिकारी हैं ये, बहुत ही कर्मठ हैं और पूरा परिवार इनका जुड़ा रहा है। इनके डैडी जो हैं, वो जो एसडीएम हैं एमपी कैडर में, बहुत शानदार वो काम करते हैं, एके सिंह साहब। और इनके पूरा परिवार, ताऊ, चाचा, तो जब माहौल मिलता है तो चीजें बदलती हैं और कुछ चीजें गैप कम हो जाता है। जैसे अगर हमारे माँ बाप किसी अच्छी स्थिति में हैं तो हमें उसका लाभ मिलता है, हमें एडवांटेज मिलता है। तो आज मैं फिर से धन्यवाद देता हूं जागरण को भी और मैडम को भी कि आप हमारे बीच में आई हैं, तो वो गैप कम होगा, हमारे बच्चों को निश्चित कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा। और बस 2 मिनट में मैं इतना ही कह सकता था। अब विद्यालय के बारे में एक लाइन में कुछ बताते हुए फिर मैम को बुलाऊंगा, चूंकि समय नहीं है और इन्हीं को सुनना चाहते हैं आज हम। जो है आपके बारे में अभी कल हमारी खूब बहस हुई पूरे स्टाफ की कि ये वो, तो हमने कहा लिख दो मिसेज, तो 2 खेमे बट गए, नहीं लिखना नहीं है, अभी नहीं लगती है वो, अभी मिस ही लगती है। मैंने कहा चलो तुम्हारी मर्जी जैसे मर्जी लिखिए। तो ऐसे यंग बच्चों को देख के मन बहुत खुश होता है। मैम आपका विद्यालय पूरी निरंतरता से सेवा कर रहा है पिछले कई वर्षों से, पूरे समाज की, बच्चों की। हर वो फैसिलिटीज इस विद्यालय में है जो एक बच्चे को मिलना चाहिए। हर साल हमारे बच्चे शानदार रिजल्ट दे रहे हैं। हर साल हमारा कोई बच्चा आईआईटी में, बहुत बच्चे अच्छी अच्छी पोस्ट पे चले गए हैं। और मैम हम यहाँ वो हर सुविधा देने का प्रयास करते हैं जो बच्चों की आज की नीड है, जरूरत है। लॉकडाउन में आपका विद्यालय भारत का पहला स्कूल है। हमें मीडिया संस्थान से ही पता चला कि हम 1.5 करोड़ फीस छोड़ने वाले पहला स्कूल थे देश के। एक ताली तो बजनी चाहिए कि नहीं? आपके विद्यालय ने 1.5 करोड़ फीस छोड़ी मैम लॉकडाउन में, और हमने तो ऐसे ही छोड़ दिया था। लेकिन हमें तब पता चला जब हम पे फोन आने लगे। न्यूज़ 24 ने आधा घंटा सर हमें चलाया, और मतलब अच्छे काम करते हो तो उसका रिजल्ट मिलता है। अब आपको बहादुर बनना है। मैं अपनी बात को बस यहीं समाप्त करता हूं, सबको धन्यवाद देते हुए, चूंकि मैम के पास समय की बहुत कमी। अच्छे रेलिवेंट ऐसे क्वेश्चन पूछना जो आपके जीवन में काम आए,
जो आपको इनके जैसा या इनसे भी आगे बढ़ने का प्रयास करें। और हम सब एक और प्रार्थना करेंगे कि मैम जिस दिन आईपीएस बनेंगी उस दिन भी यहां आएंगी और हमारी बधाई को स्वीकार करेंगी और पहचान भी लेंगी। मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो टारगेट आप अचीव जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार। सबसे पहले इस शिक्षा के मंदिर को मेरा प्रणाम, उसके बाद यहाँ के गुरुजनों को मेरा प्रणाम। जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं सब हमारे देश का भविष्य हैं, उन सबको मेरा प्यार। देखिए, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें दैनिक जागरण जैसे ग्रुप में काम करने का अवसर मिल रहा है। दैनिक जागरण क्या चीज़ है वो आप सब लोग जानते ही होंगे। दैनिक जागरण विश्व का सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला, सबसे ज़्यादा पाठक संख्या वाला हिंदी का दैनिक समाचार पत्र है। वो आपको खबरें तो देता ही देता, खबरें अच्छी देता है, बिल्कुल आपके मतलब की देता है, इसलिए नंबर 1 है, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग उसे पसंद करते हैं। इसके अलावा उसके नंबर 1 होने के दूसरे और कारण भी हैं। वो खबरों के साथ साथ समाज के लिए बहुत सारे काम करता है। आपने देखा होगा जागरण के 7 सरोकार हैं, जिसमें नारी की सुरक्षा, जिसमें आपकी शिक्षा, शिक्षित समाज हमारा सरोकार है, उसमें आपकी सुरक्षा, सुरक्षित समाज हमारा सरोकार है, स्वच्छ पेयजल आपको मिले वो हमारा सरोकार है, स्वच्छ हवा आपको मिले, पर्यावरण संरक्षण वो हमारा अधिकार है। और इसके अलावा 7 हमारे कुल सरोकार हैं। इसके अलावा जो आप लोग जैसे अभी समय 9th 10th 11th 12th आपको आगे जाकर के क्या अपना करियर बनाना है वो हमारा सरोकार है, हम उसको भी गाइड करते हैं और उसी का हिस्सा है कि आज हम लोग यहाँ एकत्र हैं। देखिए, जो आप लोगों की उम्र है, आप लोग अब आने वाले समय में और बढ़ेंगे, वोटर बनेंगे, मतदाता बनेंगे, जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। लेकिन इस समय जो आपकी एज है उस समय दिमाग में 2 चीज़ें रहती हैं, एक तो हमें कैसा बनना है और दूसरा हमें क्या बनना है, करना क्या है, हमारा भविष्य क्या होगा, हमारा रोजगार क्या होगा, हमारा करियर क्या होगा। उसी को लेकर के एक तो आप लोग अच्छा नागरिक बने, उसके लिए आप में संस्कार अच्छे होने चाहिए। तो हमारी संस्कारशाला है और ये आज कोई नया नहीं है, ये वर्षों से चली आई परंपरा है। हर साल संस्कारशाला होती है। संस्कारशाला में हम लोग आप लोगों को बहुत सारा जानकारियाँ देते हैं, उसके बाद परीक्षा लेते हैं। परीक्षा होती है, उसमें देश भर के बच्चे जो टॉपर होते हैं उनको सम्मानित करते हैं हम लोग। पर्पज यही है कि आप लोगों में अच्छे संस्कार बने। उसका लाभ ये होगा कि जैसे मैडम बैठी हैं, मैडम खाकी वर्दी पहने बैठी हैं, मैडम की जिम्मेदारी क्या है, समाज में जो गलत लोग हैं उनको पकड़ना, पकड़ के जेल में भेजना। जो लोग लूट मार करते हैं, चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं, वो क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको संस्कार अच्छे नहीं मिले। संस्कार अच्छे होंगे तो हर बच्चा अच्छा नागरिक बनेगा। हम लोगों की कोशिश ये है कि आप लोगों में अच्छे संस्कार पैदा हो, आप लोगों को मालूम हो कि हमें क्या व्यवहार करना है, कैसा करना है, उसके लिए संस्कारशाला। और क्या बनना है, कैरियर क्या हो, उसके लिए हमारा यूथ कनेक्ट। आज का जो प्रोग्राम है वो दोनों को मिला करके है। आपको अच्छे संस्कार देने हैं, उसके लिए हमारे टॉपिक हैं। आपका सामाजिक व्यवहार कैसा हो, आपके जीवन में सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों का क्या महत्व है, ये हमारा आज का विचार करने का, आपको विमर्श करने का बिंदु है। दूसरा, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे देश की संस्कृति है, उसको जाने आप। हमारा जो समाज किस तरह से काम करता है उसको आप जाने, क्योंकि आपको आने वाले समय में समाज के बीच में रहना। तो 2 चीज़ें हैं। इसके अलावा आपका जो करियर है उसको लेकर भी, क्योंकि मैडम आपके सामने एक उदाहरण है, सीओ मैडम, आईपीएस हैं आप, तो आपको भी ऐसा ही बनना। जैसे हमारे जो इस संस्थान के जो मालिक महोदय हैं, प्रबंधक महोदय हैं, उन्होंने कहा कि उनसे भी अच्छा बनने की कोशिश करनी है। तो उसके लिए ये अवसर है। मैडम आप लोगों को कुछ चीज़ें बताएंगी, अपना अनुभव बताएंगी। उसके बाद आप लोगों के मन में जो भी जिज्ञासाएं हो वो पूछें, खुल करके पूछें, कोई संकोच नहीं करना। जो भी जिज्ञासा है करियर को लेकर के, किसी बात को लेकर के, किसी संस्कार को लेकर के, किसी व्यवहार को लेकर के, आप सीधे पूछें, वो जवाब मिलेंगे आपको। धन्यवाद। A very warm good morning to all of you, to all the students, teachers and the staff present here.
सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी दैनिक जागरण ग्रुप का कि उन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया और मुझे एज चीफ गेस्ट बुलाया यहाँ पे। इट्स माय ऑनर एंड प्रिविलेज टू बी हियर अमंग ऑल ऑफ यू। और इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगी वेद इंटरनेशनल ग्रुप के पूरे स्कूल मैनेजमेंट का, चेयरमैन सर का, प्रिंसिपल सर का, सारे टीचर्स का। आज जो ये कार्यक्रम है संस्कारशाला और यूथ कनेक्ट, दो कार्यक्रम को इन्होंने मर्ज करके ये आज ऑर्गेनाइज करवाया है। इसमें बेसिकली मैं सबसे पहले अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम शुचिता सिंह है और अभी मैं डीएसपी सीओ दौराला के पद पर कार्यरत हूँ। और इससे पहले मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। ईश्वर की कृपा से दोनों ही कोर्स में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। उसके बाद मैंने एमपीपीएससी है, एमपी का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो एग्ज़ाम क्लियर किया था। और एमपी में एक पद होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उस पे मैंने 1 साल काम किया। वहाँ काम करने के दौरान मैंने यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी की थी। उसी दौरान मेरा ये सिलेक्शन हो गया। फिर ये पोस्ट मैंने इसमें ज्वाइन किया। 1 साल की हमारी ट्रेनिंग होती है मुरादाबाद में, वो ट्रेनिंग की। और वहाँ पे भी हमारा जो बैच था वो 75 बच्चों का था, जिसमें 75 डिप्टी एसपी चुने गए थे। उसमें एक बेस्ट कैडेट का अवार्ड होता है सर्वांग सर्वोत्तम का। तो ईश्वर की कृपा से और पेरेंट्स के आशीर्वाद से वो भी सम्मान मुझे मिला। तो आज मैं ये उपलब्धियां इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप लोग जनरली सोचते हैं कि जो लोग किसी पद पे पहुंच जाते हैं वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं। तो मैं ये उपलब्धियां इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके मन में ये चीज़ आए कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते हैं, वो भी आप ही जैसे बच्चे होते हैं जो पढ़ के निकलते हैं और इन पदों पे पहुंचते हैं। आप तो फिर भी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो। आज मैंने आपके पूरे स्कूल का टूर मुझे चेयरमैन साहब ने दिखाया। तो आपका स्कूल मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो एक नॉर्मल स्कूल में नहीं मिलती हैं। यहाँ आपके कंप्यूटर लैब्स हैं, इतना बड़ा हॉल है, बाकी आपके डिजिटल एजुकेशन के लिए भी स्क्रीन्स हैं जो नॉर्मल स्कूल्स में आज भी इंडिया में काफ़ी स्कूल्स हैं जहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मैं अगर अपनी खुद की बात करूँ तो मैंने 11th और 12th की जो एजुकेशन है वो सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल है बनारस का, वहाँ से की है, जो कि गवर्नमेंट स्कूल है और बहुत ही रिनाउंड स्कूल है। पर चूंकि गवर्नमेंट स्कूल है तो जितना प्राइवेट स्कूल्स में आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं होती हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सबसे पहले एक जो भ्रम होता है बच्चों के मन में कि हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि आजकल एक ये कॉमन ट्रेंड है, मेरे भी घर में मुझसे भी छोटे भाई बहन हैं, तो ये मैं देखती हूँ आजकल कि बच्चे ज़्यादातर दोष देते हैं पेरेंट्स को कि अरे उनके पास तो ये है, उनको तो ये ट्यूशन लगा है, हमारे पास तो ये नहीं है, इसलिए हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, या हम इस स्कूल में नहीं पढ़ रहे, आप हमें बाहर नहीं भेज रहे, इसलिए नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें अपने मन से निकाल दें। जब आप कमियां ढूंढेंगे तो फिर दिक्कत होगी। आप अपनी काबिलियत पे विश्वास रखें और जीवन में बस दो चीज़ पर अगर आप काम करेंगे तो जो भी गोल आप डिसाइड करोगे अभी वो आप एकदम 100% अचीव कर लोगे। वो 2 चीज़ क्या है? एक है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने आज सुबह उठ के ये तय कर लिया कि मुझे ये 5 काम करने हैं और आप रात को जब सोने जाओ और ये देखो कि हाँ क्या मैंने वो 5 काम पूरे कर लिए, ये सिर्फ एक दिन का रूटीन नहीं होता है। डिसिप्लिन मतलब डे इन डे आउट आप वही चीज़ फॉलो करें और तब वो रिजल्ट मिलते हैं। सब कुछ आजकल बहुत इंस्टेंट हो गया, हमें सब चीज़ इंस्टेंट चाहिए। अगर हमने किसी को मैसेज भेजा तो हमें रिप्लाई इंस्टेंटली चाहिए, अगर हमने कुछ पोस्ट किया है तो इंस्टेंटली हमें चाहिए उस पर लाइक आया, कमेंट आया, क्या आया। ये पूरा आपकी गलती नहीं है, ये एज ही बहुत ही ज़्यादा आईटी की वजह से और डिजिटल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन आ गया है। लेकिन आपको इस एज में भी कुछ कोर चीज़ें हैं जो हर एज में, हर युग में काम आती हैं। वो है डिसिप्लिन और दूसरा है हार्ड वर्क। इन 2 चीज़ का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप चाहो कि कोई शॉर्टकट निकाल लो और बिना हार्ड वर्क किए, बिना डिसिप्लिन के आप लाइफ में कुछ अचीव कर लोगे, तो मैं आज बता रही हूँ कि नहीं हो पाएगा। पहले भले ही थोड़ा कम मेहनत करके आप अचीव कर सकते थे, पर आज आप सभी जानते हो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे यंग पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन इंडिया में है। आज 18 ईयर्स से लेके 35 ईयर्स तक के जितने लोग इंडिया में रह रहे हैं वर्ल्ड में किसी और कंट्री में नहीं रह रहे हैं। आज वर्ल्ड में हर 5वां आदमी इंडियन है।
आप बाहर भी जाओगे तो भी आपको इंडियंस मिलेंगे हर जगह। तो आप ये सोचो कितना कंपटीशन है हमारे यहाँ, सब इसी एज ग्रुप के हैं, सबको जॉब्स चाहिए, सबको कमाना है, सबको कुछ ना कुछ बनना है। अगर इस एज में, आप जिस एज में हो, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो ये चीज अभी समझने की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर यहां से एक बच्चा भी इन दो चीज को अपने अंदर इनकलकेट करके जाएगा, अगर ये सीख के जाएगा, तो मुझे लगेगा कि ये मेरा जो समय मैं दे रही हूं वो सार्थक है। बस ये दो चीज, डिसिप्लिन और हार्डवर्क। आप ये डिसाइड करो अभी कि आपको क्या बनना है। और इतनी चीजें हैं आजकल, तो इतने माध्यम है, नेट है, आप गूगल पे डालो, चैट जीपीटी है, एआई है, कुछ भी आपको पूछना है वो सारे आंसर्स देंगे स्टेप बाय स्टेप। कोई किसी चीज की कमी नहीं है। आपको लॉयर बनना है, आपको सिविल सर्वेंट बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, जो बनना है, इतने सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में। इंडिया ही क्यों, बाहर भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत ही बढ़िया होना चाहिए तभी हम बाहर जा सकते हैं। इतने सारे, जितनी भी मेजर यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, चाहे हार्वर्ड हो, स्टैनफोर्ड हो, सभी में स्कॉलरशिप्स हैं। और जो 12th के बाद कोर्सेज हैं उन सभी में स्कॉलरशिप्स हैं। आपको बस जाके नेट पे देखना है, आइल्स है उसे क्लियर करना है और देखना है कि कौन कौन से कॉलेजेस में मैं किन किन कोर्सेज में अप्लाई कर सकता हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपना विजन ब्रॉड करें। आप सिर्फ ये ना सोचें कि अरे मैं मेरठ में हूं तो मैं दिल्ली तक चला जाऊं, इंडिया के बेस्ट कॉलेज में पढ़ूं, अरे मैं वर्ल्ड के बेस्ट कॉलेज में भी पढ़ सकता हूं, है ना। तो अपना विजन ब्रॉड करें। अगर मैं यहां आके आपका विजन थोड़ा ब्रॉड कर पा रही हूं तो ही मुझे लगेगा कि बहुत है। तो सिर्फ अपने बारे में आप बस ये सोचो कि मैं कहां तक जा सकता हूं और मुझे आगे लाइफ में क्या करना है। संस्कारशाला के माध्यम से मैं एक हैबिट चाहूंगी, यहां जितने बच्चे हैं अगर आज से फॉलो करने लगे तो वो हैबिट आप देखें, चाहे गांधी जी हो, चाहे यूएसए के जॉर्ज वॉशिंगटन हो, आप सबकी जब ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो एक कॉमन चीज है, वो कॉमन चीज है डायरी राइटिंग। बहुत छोटी सी चीज हमें लगती है कि क्यों लिखना है डायरी, क्या फायदा होता है डायरी लिखने का, बेकार चीज है, 1-2 दिन लिखोगे फिर बोरिंग लगने लगेगा। पर इसके बहुत बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हैं और आपको इसके फायदे बाद में जाके समझ में आएंगे। आज हम लोग इस पद पे भी पहुंच गए और हमारे भी जो सीनियर्स हैं सबके पास आप देखोगे एक डायरी रहती है कि किस काम की है वो। आप सुबह जब उठते हो थिंग्स टू डू करके आप नोट बना लो कि आज पूरे दिन में मुझे क्या क्या काम कंप्लीट करने हैं अपने, और वो नोट अगर आप बना लोगे आपका पूरा जो दिन है वो एक डिसिप्लिन तरीके में चलेगा। आपके पास एक एम होगा कि अच्छा आज मुझे ये काम ये काम ये काम करना है। फिर आप ऐसे एमलेसली अपना दिन नहीं बिता दोगे और एक एक दिन करके ही हमारी फिर लाइफ पूरी शेप लेती है। अगर हम एक एक दिन वेस्ट करेंगे कि अच्छा बस सुबह उठे, स्कूल गए, स्कूल से आए, ट्यूशन गए, ऑफिस हो गए, बस एक एक दिन करके ही हमारी लाइफ जाती है। तो अगर आप अपना एक एक दिन कॉन्शियसली जियोगे कि मुझे इस एक दिन में क्या क्या कंप्लीट करना है और रात में सोने से पहले आप देख लोगे कि मेरी थिंग्स टू डू पूरी हुई कि नहीं हुई, तो आप बहुत आगे जाओगे। वो छोटे छोटे स्टेप्स लेते लेते आप कब अपना गोल अचीव कर लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये अगर ये यहाँ से आज आप सभी बच्चे ये एक आदत सीख लें, एक छोटी सी डायरी और एक पेन, कुछ नहीं चाहिए। आप सभी समर वेकेशंस में घूमने जाते होंगे, आपके पेरेंट्स कई जगह ले जाते होंगे, अभी विंटर वेकेशंस आ रही है, न्यू ईयर पे भी जाओगे। कभी भी आपने लौट कर आए हो या वहां जब घूमने गए हो, शाम को जब बैठे हो अपने कमरे में, तो उसका कुछ लिखा है अपनी डायरी में? आज सबके पास मोबाइल है तो सब क्या सोचते हैं हमने फोटो खींच ली और हमें याद रहेगा। आप फोटो खींचते हो, उस फोटो में वो एक्सपीरियंस आप नहीं बयां कर पाओगे कि आप क्या सीखे उस ट्रिप में, आपने क्या एक्सपीरियंस किया। तो वो जब आप लिखते हो उससे दो चीज डेवलप होती है। एक तो आप काम लिखोगे, आप वो काम करोगे, आपका पूरा दिन ऑर्गेनाइज रहेगा, आप डिसिप्लिन रहोगे। दूसरी चीज, डायरी लिखने से आपका थॉट प्रोसेस जो है वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने लगता है। आपकी जो राइटिंग है, जो क्रिएटिव स्किल है वो डेवलप होती है। जो माइंड है दो तरीके से काम करता है, लॉजिकल, क्रिएटिव। आपका लॉजिकल रीजनिंग हो सकता है बहुत अच्छा हो, क्रिएटिव पार्ट जो है वो भी अच्छा होना जरूरी है। तो अगर ये एक आदत आप यहां से आज सीख के जाओगे तो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम से आप कुछ तो टेक अवे होगा जो आप लेके जाओगे यहां से। इसके अलावा मैं एक और बात आप सभी को कहना चाहती हूं कि आजकल बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये करे, हमारा बच्चा वो करे, और आपके हो सकता है उनसे अलग प्लान्स हों। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे मेरे ऑफिस में भी आते हैं, कई सारे लोग होते हैं
जो ये कहते हैं कि मैडम हमारे बच्चे तुम्हारे हाथ से निकल गए हैं, या बच्चे आते हैं कि मैडम हमें अपने माता पिता से ये दिक्कत है। तो आप सबसे मेरा एक ही अनुरोध है कि जैसा हम ट्राई करेंगे, जैसा मतलब हम सोचेंगे कि हमें ये बनना है, और अगर अपने माँ बाप से हम शेयर करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहेगा। आप आज की एज में बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप बहुत सारी चीजें देखते हो। पर उन चीजों पे आप ये बिलीव ना करो कि हम अपने फ्रेंड्स को बताएंगे या उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे तो हमें कोई सही गाइडेंस मिलेगा। आपके जो माँ बाप हैं उनसे ज्यादा हित आपका कोई नहीं सोच सकता। तो कभी भी उन पर डाउट ना करें, और अगर कन्फ्लिक्ट आता है कि वो कुछ चाहते हैं और आप कुछ चाहते हैं तो कोशिश करें कि कम्युनिकेट कर पाएं। नहीं आपसे समझ रहे हैं, आप अपने टीचर्स को बताएं, आसपास बताएं, रिलेटिव्स को बताएं। सब अगर मिल के बात करेंगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर आएगा। पर उसका ये सोल्यूशन नहीं कि उनके अगेंस्ट चले जाएं या और इधर उधर की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएं। तो डिस्ट्रैक्शन जो है वो आज के मुझे लगता है जो यूथ है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कोशिश करें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, देखिए उन पे आप देखेंगे जो लोग पॉपुलर हैं वो वही हैं जो लाइफ में कुछ बन चुके हैं, जो सक्सेसफुल हैं। अगर आप अभी से उसी पे अपना टाइम स्पेंड करने लगोगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। तो अभी के लिए उसको शट डाउन कर दें। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है आपसे, जब आप लाइफ में कुछ बन जाएं तो बिल्कुल आप वापस आ जाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। 2-3 चीज ये मुझे बतानी थी। इसके अलावा आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मुझे लेने में ज्यादा रुचि है, क्योंकि कहीं पे भी मैं जाती हूँ किसी भी स्कूल में तो मुझे ये नहीं अच्छा लगता कि मैं मोनोलॉग दूं, दोनों तरफ से बातें होनी चाहिए, एक डायलॉग होना चाहिए। तो अगर आपके कोई प्रश्न है तो बिल्कुल बिना हेजिटेशन के, एकदम बिना संकोच के आप पूछ सकते हैं, किसी भी फील्ड से रिलेटेड। अगर आपको लगता है मैं जवाब देने के लिए सक्षम हूं तो आप पूछ सकते हैं। और ये सबसे अच्छी आदत है सवाल पूछना। जो सवाल पूछता है मतलब वो बहुत क्यूरियस है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि आजकल बच्चों को लगता है कि जो माँ बाप एडवाइस दे रहे हैं वो मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम है, कि मैं क्यों पूजा करूं या मैं क्यों सुबह उठूं। सुबह उठने पे तो मुझे लगता है इतना विवाद होता है घरों में कि नहीं सुबह उठ के क्या मैं रात में लेट में जग के काम कर लूंगा, वही काम मैं रात में जग लेता हूं तो कर लूंगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं मॉर्निंग पर्सन हो कि नाइट पर्सन हो, तो ज्यादातर आजकल बच्चे बड़ा शो ऑफ करके बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं तो मॉर्निंग पर्सन नहीं हूं, मैं तो नाइट पर्सन हूं, मुझे रात में आराम से मैं काम कर लेता हूं, शांति रहती है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो ये प्रोग्राम संस्कारशाला है इसके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसे कई संस्कार हैं जो शुरुआत से हमारे माँ बाप, उनके माँ बाप, हर कोई बोलता है सुबह उठना चाहिए। क्यों बोलता है? इसका साइंटिफिक रीजन भी है। साइंटिफिक रीजन आप समझोगे तो मे भी शायद आप उन चीजों को फॉलो करने लगे हो। और अभी आप इस एज में हो, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, पर जब आप उनकी एज में पहुंचोगे तो आपको लगेगा हाँ सही कहते थे हमारे पेरेंट्स। तो वो बच्चा ज्यादा स्मार्ट है जो अभी गूगल करके, आपके पास इतनी सारी चीजें हैं, बुक्स पढ़ के ये देख ले कि भाई अगर सुबह उठने को कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल तो क्यों कह रहे हैं, सुबह ऐसा क्या होता है, मैं तो रात में भी जग के वो काम कर लूंगा। अगर काम करने की बात है, पढ़ाई करने की बात है, तो अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे तो सुबह जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो रात के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा अच्छा होता है। जो हमारा एयर पोल्यूशन होता है वो मिनिमम होता है। हम तो वैसे भी दिल्ली के पास है, हमारी एयर क्वालिटी वैसे भी आप देखोगे AQI जो मेरठ का है वो दिल्ली जैसा ही रहता है ऑलमोस्ट, बहुत ही खराब रहता है। जब आप चेक करोगे, अभी विंटर्स आ रहे हैं तो और खराब हो जाएगा। तो मॉर्निंग में जो हमारा AQI रहता है वो भी कम रहता है, पोल्यूशन भी कम रहता है, ऑक्सीजन लेवल अच्छे होते हैं। और सुबह अगर आप उठते हो तो आपका पूरा जो रूटीन है आपको लगेगा मेरे पास कितना समय है, और एकदम आप एक्टिव रहोगे, एनर्जी से भरे रहोगे। और वही अगर आप रात में 2-3 बजे तक जग रहे हो, आप सोए सोए सुबह उठोगे 9 बजे तक, पूरा दिन वैसे ही निकलेगा विदाउट एनर्जी एकदम। तो ये चीजें, ये तो बहुत एग्जाम्पल मैंने छोटा सा दिया कि सुबह उठने का। ऐसी कई सारी चीजें हैं कि पूजा करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए आप क्वेश्चन पूछो। आपको नहीं सही लग रहा है तो आप पूछो कि भाई क्यों करना चाहिए, आप ये कह रहे हो तो क्यों करना चाहिए। पर उसको आउटराइटली रिजेक्ट मत कर दो कि अरे ये तो ओल्ड फैशन्ड है, ये कौन पूजा वूजा कौन करता है आजकल। ऐसा नहीं है। हमारे जो संस्कार बने हैं, हमारे जो लिटरेचर है, जो वैदिक लिटरेचर है वो बहुत ही साइंटिफिक है। आज भी जो वर्ल्ड ओवर साइंटिस्ट हैं उनका कहना है कि जो संस्कृत लैंग्वेज है वो कंप्यूटर्स के लिए सबसे कंपैटिबल है। तो आप सोचो ऐसा क्या होगा कि उन्होंने इतने साल पहले इस लैंग्वेज में ऐसे स्क्रिप्चर्स लिखे हैं। तो वो ओल्ड फैशन नहीं है। बस बात ये है कि आज हम वेस्टर्न कल्चर को इतना अपना चुके हैं कि अपने ही कल्चर की चीजें भूल गए हैं। तो कोशिश करें कि अपने कल्चर की तरफ भी ध्यान दें
और देखें कि हमारे स्क्रिप्चर्स में हमारे पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वो कितना साइंटिफिकली सही है। बहुत सारी चीजें हम ऐसी मजाक में उड़ा देते हैं, पर ऐसा नहीं है, सबके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है। और अगर आप नहीं वो चीजें ढूंढोगे और ऐसे ही रिजेक्ट कर दोगे वो चीजें, तो आपको बाद में पता चलेगा कि अरे वो टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट था, मुझे तब मान लेना चाहिए था। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? सृष्टि धीमान, क्लास 10th B। मैम, हमें अपना एम क्लियर करने के लिए ऐसा क्या करना हो कि हमें आगे जाके पता हो कि हाँ हमें यही करना है, या फिर हमें इस फील्ड में जाना है, तो हमारा एम बिल्कुल क्लियर रहे अभी से? ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि इतनी सारी फील्ड्स हैं, साइंस है, ह्यूमैनिटीज है, कॉमर्स है, हम किस में जाएं। तो आप अपने मन से पूछो, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में सबसे कम मेहनत लगती है? कि आपको लगता है ये तो बस मैं बैठती हूं और हो जाता हूं, मेरे बड़े अच्छे नंबर आते हैं। आप उस चीज में अपने से अच्छे हो तो वो एफर्टलेसली हो जाएगा आपका लाइफ में। और जो चीज एफर्टलेसली होती है मतलब हमें उसमें मजा आता है, हमें वो पढ़ने में इंटरेस्ट है। तो अगर आपके साइंस में नंबर ऐसे बिना पढ़े अच्छे आ जा रहे हैं, अगर इंग्लिश में नंबर अच्छे आ जा रहे हैं, आप बहुत कम समय दे रहे हो, वही मैथ्स आप घंटों लगा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तब भी नंबर नहीं आ रहे हैं, तो आपका इंक्लिनेशन किस तरफ है, बस वो ध्यान दें। अगर कोई चीज आपको पढ़ के मजा आ रहा है और वो काम जैसा नहीं लग रहा है, तो आप उस फील्ड में आगे जाएं। ठीक है। अधिराज सिरोही, क्लास 10th B। मैम, एक क्वेश्चन है, जैसे हम अपनी पढ़ाई करते हैं, फुल एफर्ट्स के साथ करते हैं, लेकिन जब भी हमारे मार्क्स नहीं आ पाते या फिर क्लास में कोई रैंक नहीं आ पाती, तो घर वाले जो है बहुत प्रेशर डालते हैं ऊपर कि पढ़ो, इतना पढ़ रहे हो, हर फैसिलिटी दे रहे हैं, फिर भी रैंक नहीं आ रही। तो उस चीज़ से वहाँ डिमोटिवेशन जी होती है, तो वहाँ उसे दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं और फिर भी हमारे मार्क्स उस अनुसार नहीं आ रहे हैं जितना हम मेहनत कर रहे हैं, तो जरूर हमारे मेहनत करने में इधर उधर डायरेक्शन जो है हमारा वो गलत है। हो सकता है मेहनत कर रहे हो लेकिन हमारा डायरेक्शन गलत हो, हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसे बिना समझे सिर्फ रटे जा रहे हो सकता है ये, या हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसे पूरा हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कंसेप्ट क्या है। ठीक है, आप या तो बहुत प्रेशर लेके पढ़ रहे हो कि आप एग्जाम में जब जाते हो तो जो पढ़ा रहता है वो भूल जाते हो, तो आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो वो चीज। इसके 2-3 मैं सिंपल सोल्यूशन बताऊंगी जिसके थ्रू आप शायद इसको ओवरकम कर लें। एक तो सबसे पहले एग्जाम का स्ट्रेस लेना छोड़ दें। आप पढ़ाई करें खुद के लिए, एग्जाम के लिए मत पढ़ाई करें। आप अपने लिए जब पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्म करोगे। अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ो, आपका उद्देश्य एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो फिर वो स्ट्रेस आ जाता है। फिर जब हम एग्जाम हॉल में आते हैं, हमें आंसर शीट मिलती है, तो इतने नर्वस हो जाते हैं कि सब चीज, आधी चीज तो भूल ही जाते हैं कि अच्छा जो क्वेश्चन हम पढ़े भी रहते हैं तो हमें लगता है अच्छा ये तो पढ़ा था पर इसका आंसर याद नहीं आ रहा। तो अपने लिए पढ़ें और पढ़ाई को ऐसे स्ट्रेसफुल ना बनाएं कि नहीं ये तो करना ही है, नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या दुनिया तबाह हो जाएगी। ऐसा नहीं है, है ना। एकदम लाइट होके और मन लगा के पढ़िए। और अगर आपको किसी कंसेप्ट को समझने में दिक्कत जा रही है तो कोई ऐसा टीचर ढूंढिए या अपने टीचर से दोबारा बात करिए कि सर इसे मुझे दूसरे ढंग से समझाइए, मुझे नहीं समझ में आ रहा। सिर्फ चीजों को रटिए मत, कोशिश करिए कंसेप्ट समझने की, और कोशिश करिए कि पढ़ाई को जॉयफुल रखें, उसे स्ट्रेसफुल ना बनाएं। ठीक है। अक्ष चौधरी, क्लास 10th B। मैम, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, तो मैम हम पढ़ाई करते वक्त अपने डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम करें? डिस्ट्रैक्शन का एक मात्र कारण जो मुझे समझ में आता है वो तो मोबाइल फोन है। तो आप सबके पास, कितनों के पास मोबाइल फोन है? सभी के पास होगा मोबाइल। नहीं है मोबाइल तो मम्मी पापा को मोबाइल यूज करते होगे। कोई सोशल मीडिया अकाउंट है? व्हाट्सएप चलाते हो, है ना? तो व्हाट्सएप पे तो मैसेज आता होगा। तो यार मेरी समझ में आज का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन जो है वो मोबाइल फोन है। अगर आप मोबाइल साइड कर दोगे, अपने रूम में ही मत रखो जब पढ़ रहे हो, दूसरे रूम में रखो, और जो 2 घंटा डिसाइड किया पढ़ने का, उस 2 घंटे में ना तो कोई रूम में आएगा, ना मोबाइल आएगा, ना कुछ। आपको डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा, ये खुद को ट्रेन करना पड़ेगा कि भाई ये मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आप खुद को डिस्ट्रैक्ट होने दोगे, आपके हाथ में है, ये किसी और के हाथ में नहीं है। ये मैं यहाँ बोल के आपको नहीं समझा पाऊंगी, आपके पेरेंट्स आपको नहीं समझा पाएंगे, टीचर्स नहीं समझा पाएंगे, आप जब तक खुद मन में विल पावर से डिसाइड ना कर लो कि मैं पढ़ाई के टाइम पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। ठीक है। हेलो मैम, माय नेम इज़ परी फ्रॉम क्लास 10B। मैम, मेरा सवाल ये है कि आपको कब आपने डिसाइड किया कि आपको इसी प्रोफेशन में आना है, और क्या रीज़न था कि आपको इतना स्ट्रांगली लगा कि मैं इसी प्रोफेशन में जाऊंगी? मेरे जो फादर हैं वो भी सिविल सर्वेंट हैं और मेरे जो दादाजी थे वो भी सिविल सर्वेंट थे। तो घर में माहौल ही ऐसा था कि बचपन से कभी कुछ और सोचा ही नहीं।
मतलब बचपन से ये डिसाइडेड था कि यही करना है। हालांकि जो मेरी बड़ी बहन है वो मुंबई में PwC कंपनी है, उसकी वाइस चेयरमैन है, और उसके और मेरे जॉब में बहुत अंतर है। जैसे आप लोग और बच्चों से कंपेयर करते होंगे कि वो तो यहाँ घूमने जाते हैं, वहाँ घूमने जाते हैं, तो ऐसे ही उसकी जॉब ऐसी है कि वो आज टोक्यो में है, कल जर्मनी में है, ऐसा है। और मेरी जॉब ऐसी है कि मुझे मेरठ में ही रहना है तो मेरठ में ही रहना है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करते हो। तो मेरा मोटिवेशन ये था कि मैंने अपने फादर को देखा था, दादाजी को देखा था, तो मैंने ये डिसाइड किया। उसका मोटिवेशन ये था कि उसने देखा और उसने ये डिसाइड किया नहीं मुझे ये तो नहीं करना है। तो सबके अपने अलग अलग मोटिवेशन होते हैं। मैंने ये बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इसी फील्ड में आना है। 10th के बाद इसीलिए मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया, क्योंकि मुझे पता था ह्यूमैनिटीज़ से अगर मैं पढ़ूंगी तो ज़्यादा आसान हो जाएंगी चीज़ें, तो इसलिए मैंने ये प्रोफेशन चूज़ किया। माई सेल्फ अविष्का गोयल, क्लास 10B। मैम, आपने बताया कि हमें डिसिप्लिन के लिए टास्क बनाने पड़ते हैं। मैम, टास्क बनाए लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। कोई टास्क है उसमें हमने ज़्यादा टाइम लगा दिया तो जब हमारा लास्ट टास्क बचता है तो वो कंप्लीट नहीं हो पाता, फिर उससे डीमोटिवेशन होता है, स्ट्रेस होता है कि आज का टास्क कंप्लीट नहीं हो पाए। आप टास्क जब बना रहे हो तो एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, कि मैं आज सुबह उठूंगी तो इतने बजे उठूंगी, इतने बजे से इतने बजे तक मैं वर्कआउट करूंगी, उसके बाद मैं नाश्ता करूंगी, स्कूल जाऊंगी, स्कूल से आके करूंगी। पूरा एक टाइम टेबल बना लो। आप जब टाइम टेबल बनाओगे तो उस टाइम में आप अगर वही काम करोगे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन तो वो काम कंप्लीट होगा। और अगर कोई स्पिल ओवर होता है, मान लीजिए कोई काम नहीं हो पाता है, तो हम नेक्स्ट डे में उसको ले जाएंगे कि यार आज मैंने ट्राई तो किया पर ये काम हो नहीं पाया। पर वो नहीं होना चाहिए कि मैंने ट्राई नहीं किया और हम बस उसे पेंडिंग डालते जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। मैम, एक टास्क में ज़्यादा टाइम लग जाता है तो सेकंड टास्क नहीं हो पाता। हाँ, तो अगर एक टास्क में आपका ज़्यादा टाइम लग जा रहा है तो आपको टाइम मैनेजमेंट सीखने की ज़रूरत है ना। फिर ये है कि हम सब टास्क को इक्वल टाइम दें या प्रायोरिटाइज कर लें कि हमारे लिए ये काम आज ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं इसे तो कंप्लीट कर ही लूँगी। फिर अपना जो सुबह हम थिंग्स टू डू बना रहे हैं उसमें फिर वही टास्क रखें कि इसमें मेरा टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो मैं आज यही काम करूँगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ डायरी लिखना इसीलिए इंपॉर्टेंट है। उससे हम ये भी सीखते हैं कि भाई हमें किस काम को कितना समय देना है, हम टाइम मैनेजमेंट भी सीखते हैं उससे, ठीक है। मैम, आई एम कार्तिक काम्बोज फ्रॉम 10th B। मेरा एक डाउट था कि हर कोई कभी ना कभी सेक्स के बारे में कुछ ना कुछ कहता है कि 12th पास कर लो तुम सब सक्सेस मिल जाएगी, जॉब लग जाएगी, उसके बाद सक्सेस मिल जाएगी। एक्चुअल में ये आपके ओपिनियन से मिलेगी कब? मतलब क्या है ये, एक तरीके से डिफाइन करना है। नहीं तो आपके हिसाब से सक्सेस है क्या? आप कब मानोगे कि आप सक्सेसफुल हो गए, ये बताओ। मैम, जब भी जो भी मेरा अचीवमेंट हो, जब मैं गोल को वो कर लूंगा। क्या गोल है आपका? सबके लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग होती है। कोई कम पैसा कमा के अगर खुश है तो वो अपने आप को सक्सेसफुल मानता है। कोई अगर बहुत कमा रहा है तब भी सोचेगा मैं नहीं इतना कमा पा रहा हूं और दुखी रहेगा। तो सबके लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग है। आपके लिए क्या है डेफिनेशन सक्सेस की? मैम, अगर कोई ग्रीड भी तो एक चीज होती है कि अगर आप उस अचीवमेंट पे पहुंच गए फिर मैम आपको और मन करता है कि आगे भी है, फिर आगे भी है। मैम, उसका क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन कुछ नहीं, देखिए मैं वही बता रही हूँ, सक्सेस सबके लिए, सक्सेस का एक कोई सेट डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, कि ये कर लिया तो उस इंसान को सक्सेसफुल मानेंगे, ऐसा नहीं है। हर इंसान के लिए अपनी अलग डेफिनेशन होती है और समाज की भी अलग डेफिनेशन होती है। तो आपको पहले तो ये डिसाइड करना है कि आप कहाँ पहुँच जाओगे तो अपने आप को सक्सेसफुल मानोगे। क्या आप अपने आप को सक्सेसफुल मानोगे वही आपके लिए बहुत है, कि समाज का मानना आपको वो भी इंपॉर्टेंट है? बहुत लोग ये कहते हैं कि हमारे बच्चे ने ये कर लिया वो कर लिया, और तब भी वो संतुष्ट इसलिए नहीं रहते हैं कि उनको लगता है उतना सोशल रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपने अचीवमेंट से खुद खुश हो कि आपको सोसाइटी का वैलिडेशन चाहिए, ठीक है। तो इस पे थोड़ा आप सभी सोचिएगा और उसी हिसाब से आगे जीवन में काम करिएगा। अगर आपको सोसाइटी का वैलिडेशन चाहिए तो ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन हैं जिनको सोसाइटी में बहुत ही रिस्पेक्टफुल माना जाता है, तो आप उस तरफ जाइएगा। लेकिन अगर आपके लिए सोसाइटी का वैलिडेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो वाकई में जो आपको इंटरेस्टिंग लगता हो आप वो करिएगा, ठीक है। तो लेकिन इस बारे में सोचिएगा जरूर। वेरी थैंक यू मैम। मैम ने सक्सेस के बारे में बताया। एक सक्सेस, क्योंकि उतना अनुभव तो नहीं है मुझे, अनुभव हो सकता थोड़ा ज़्यादा हो, अचीवमेंट उतना नहीं है शायद, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एक सक्सेस ये भी है कि वर्तमान में जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर हम उसे सही से निभा रहे हैं तो वी आर सक्सेस। हम पढ़ने आए हैं क्लास में, हम पढ़ रहे हैं, सक्सेस है, ये भी सक्सेस है। ऐसी सक्सेस हो सकती है। यस
मैम माय नेम इज़ कृतिका कर्णवाल फ्रॉम 10B। मैम मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैम जो आपने प्रेप करना स्टार्ट करा अपने एम के लिए, तो मैम आपके मन में पॉजिटिव थॉट्स थे या सिर्फ नेगेटिव थॉट्स? मतलब आपको सिर्फ पॉजिटिविटी आपके मन में आई कि मैं अपने को करूँगी अचीव? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इस चीज़ से मैं आजकल बहुत डील कर रही हूँ कि जो बच्चे तैयारी करते हैं, मेरे पास ज़्यादातर क्वेश्चन ये आते हैं कि मैडम हो नहीं रहा है, 2 अटेम्प्ट हो गया, 3 अटेम्प्ट हो गया, एक बार प्री होता है, एक बार मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, हो ही नहीं रहा है, क्या करें? तो मैं अपना बताती हूँ। जो आपने पूछा कि पॉजिटिव थॉट्स आते थे कि नेगेटिव थॉट्स आते थे, मैं एज अ पर्सन बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हूँ। तो ये हो सकता है भगवान की कृपा हो, पर मैं जनरली नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचती हूँ, ना ही जनरली दुखी होती हूँ। मैं आप बहुत टफ सिचुएशन में भी देखोगे तो मैं बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही काम करती हूँ। और इससे मैं आपको बताऊं, ये मुझे पहले नहीं रियलाइज होता था। जब इस फील्ड में मैं आई और लोगों को मैंने देखा तो मुझे बड़ा ऐसे आश्चर्य लगता था कि इतना क्यों परेशान होना, नहीं हो रहा है तो कुछ और कर लेंगे, ये नहीं तो कुछ और कर लेंगे। हो सकता है मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं, गार्डियंस इतने अच्छे हैं कि मुझे कभी प्रेशर भी नहीं दिए कि अरे क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं कर रहे हो। और भगवान की कृपा से जल्दी जॉब भी लग गई। अगर ज़्यादा टाइम होता तो शायद मुझे भी प्रेशर फील होता। पर आप सबको मैं एक बात कहना चाहती हूँ, देखिए एक लाइफ है, लाइफ में सिर्फ जॉब या करियर एक चीज़ नहीं होती, बहुत सारी और भी परेशानियाँ आएंगी। अगर आप अपना माइंडसेट पेसिमिस्टिक रखोगे, नेगेटिव रखोगे, तो छोटी छोटी दिक्कतें ना बहुत बड़ी लगने लगेंगी। आप स्कूल आ रहे हो, बस मिस हो गई, आप सोचोगे यार आज दिन ही खराब है, अब मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा, भाड़ में जाए। अब वही पॉजिटिव इंसान होगा, सोचेगा अरे कोई बात नहीं, अपने मम्मी पापा से कहता हूँ छोड़ देंगे, ऑटो रिक्शा लेकर आ जाऊंगा, आ जाएगा स्कूल। आप अगर नेगेटिव रहोगे ना, आपको लाइफ में छोटी छोटी दिक्कतें ना बहुत बड़ी बड़ी लगने लगेंगी और आप उनको ओवरकम करने में अपनी सारी एनर्जी लगा दोगे और जो मेन गोल है उसे मिस कर जाओगे। और ये आजकल बच्चों की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगी। वो ऐसे ही सोच डेवलप कर लिए, अपना माइंडसेट डेवलप कर लिए कि चीज़ें बहुत ईजिली मिल जाएं। ऐसा नहीं है, आपको हर चीज़ के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। और अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखिए। ठीक है, आज ये नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई करूंगा, फिर नहीं हुआ फिर से ट्राई करूंगा। जो प्रोवर्ब्स बने ना, सुनने में बहुत ही क्लीशे लगते हैं कि वो काउंट नहीं होता कि हम कितनी बार गिरे, ये काउंट होता है कि हम कितनी बार उठे और फिर से ट्राई किए। ये सुनने में बहुत ही क्लीशेड और बोरिंग लगेगा, पर बात सच है। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे, आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह तो पहुंच ही जाओगे। और अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड रखोगे तो मैं आज बता रही हूँ, आप सब मेहनत कर लो, आप डिसिप्लिन में रहो, पर आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे जितना आपका पोटेंशियल होगा। तो एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखिए, कोशिश करिए, खुश रहिए और दूसरों को अपने आसपास भी खुश रखिए, खुद भी हैप्पी रहिए और एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बनिए। दुनिया में वैसे भी बहुत सारे सोर्सेज ऑफ मिजरी हैं, हमें उसमें ऐड नहीं करना है, हमें इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाना है। ठीक है। माय नेम इज़ तनिक सिंह फ्रॉम क्लास 10C। मेरा ये क्वेश्चन है कि मैम जैसे कि अब 10th के बाद हम कोई स्ट्रीम चूज़ करना चाहते हैं, जैसे कोई बच्चा आर्ट चूज़ करना चाहता है, लेकिन उसके मम्मी पापा प्रेशर करते हैं कि उसे साइंस ही लेनी है। जब वो बड़ा हो जाता है बाद में पछताता है कि काश मैं अपने मम्मी पापा से बात कर लेता कि मैं आर्ट्स ले लूँ। तो ऐसा अपने मम्मी पापा को क्या समझाए कि हमें मेरे पास ले आना, मेरे ऑफिस ले आना, ठीक है, मैं समझा दूंगी। नहीं, सच में मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अगर किसी के मम्मी पापा आर्ट्स पढ़ने पे एतराज करें तो मेरे ऑफिस ले आना। मैं बोलूंगी कि अगर आप मेरी पोजीशन से भी खुश नहीं हो तो फिर आप भले ही एक बार को आप साइंस पढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो मैम, माय नेम इज़ एंजल फ्रॉम क्लास 10C। माय क्वेश्चन इज़ अबाउट कि हम लोग कभी कभार क्या करते हैं, हमने गोल सेट कर लिए, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, पर वो फ्लुएंट कंसिस्टेंसी में नहीं हो पाते, तो मैम उसके लिए क्या करें? डिसिप्लिन, मैंने पहले ही बताया, आप डिसिप्लिन कल्केट करो और विल पावर, 2 चीज़। विल पावर इंप्रूव करने के 2-3 तरीके हैं। आप मेडिटेट कर सकते हो, जैसा हमारे पहले भी संस्कारों में बोला जाता था कि रोज उठ के प्राणायाम करो और मेडिटेशन करो। आजकल के बच्चे कहते हैं ये तो बड़ा बोरिंग काम है, कौन करेगा, 5 मिनट करते हैं वो भी उठ के भाग जाते हैं, पर उसके बहुत बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप मेडिटेशन करोगे, आपका फोकस बहुत इंप्रूव होता है, आपका कंसंट्रेशन बहुत इंप्रूव होता है। कभी कभार फिर ये भी हो जाता है ना कि डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार जब 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा? आप और लोगों को देखो जो कर रहे हैं आपके साथ, हो सकता है आपसे भी ज्यादा बार ट्राई किया हो, नहीं हो रहा हो, फिर भी ट्राई कर रहे हो और फिर सक्सेसफुल हुए हो। ये सारी चीज माइंडसेट की है और एटीट्यूड की है।
तो आप अपना एटीट्यूड अगर पॉजिटिव रखोगे और हार्डवर्क पे बिलीव करोगे तो बिल्कुल कर लोगे, ठीक है। डाउट मत आने दो और सेल्फ डाउट तो बिल्कुल मत आने दो अपने अंदर। दो चीज के एक्सट्रीम से बचना है, एक तो अपने अंदर सेल्फ डाउट मत लाइए और एक इतने ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइए कि मुझे तो सब पता है, मुझे तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं, ये डिसिप्लिन हार्डवर्क मैं तो बस टैलेंट के दम पे निकाल लूंगा ना। आप टैलेंटेड होंगे, बहुत ज्यादा टैलेंटेड होंगे, लेकिन अगर आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं आप बहुत पीछे रह जाओगे और फिर आप ही के पेरेंट्स कहेंगे कि हमारा बच्चा पढ़ने में तो बहुत अच्छा था पर आज कुछ कर नहीं पा रहा है। आप भी कहोगे कि मैं पढ़ने में स्कूल में मैं बहुत आगे था पर कुछ हो नहीं पा रहा है। तो टैलेंट से कुछ नहीं होता, ठीक है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून मैम, आई एम नव्या चौधरी फ्रॉम 11th कॉमर्स। मैम ये डाउट है कि हमारे माइंड में काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा था कि हम लॉयर बने या फिर प्रोफेसर या फिर बैंक सीईओ या फिर आईएएस बनने के लिए मेरे डैड कहते थे, तो हम कौन सा एम चूज करें? आपको क्या बनना है? आपको क्या अच्छा लगता है? सर आईएएस ऑफिसर। हाँ तो फिर बस जो अच्छा लगता है आप वो बनिए, उसमें कौन रोक रहा है आपको, है ना। मैंने वही बोला, जो चीज आपका मन कहे वो करिए, पर फिर भी एक बार सोच लीजिएगा कि आप सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से बनना चाहती हैं कि खुद आपका मन है, ठीक। और एक बार देख लीजिएगा कि क्या करते हैं, कैसे पढ़ाई होती है, क्या वो काम मैं जिंदगी भर करना मुझे पसंद आएगा, उसके बाद डिसाइड करिए, ठीक। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम आई एम अर्जुन फ्रॉम 10th B। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि मैम बहुत से बच्चों को कुछ अपना अलग बनना होता है मैम, बट उसमें स्कोप कम होता है, तो मैम उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक वो फील्ड में जाए, वो कि इंजीनियर बने या कुछ भी गवर्नमेंट जॉब करे, तो मैम उनको क्या करना चाहिए? जो आपको बनना है, जिस फील्ड में जाना है, उसके जो एकदम टॉप मोस्ट लोग हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए पहले तो, ठीक है। और वो उनकी कितनी अर्निंग है, वो लाइफ में आज क्या कर रहे हैं, उनके बारे में पढ़ लीजिए। अगर आप कन्विंस्ड हैं कि ऐसी लाइफ से आप भी खुश रहेंगे तो अपने माँ बाप को उनके बारे में बताइए। हो सकता है आजकल पेरेंट्स उतने अपडेट ना हो, कई सारी फील्ड्स हैं, जैसे आज आईटी की फील्ड है, उसमें हमारे माँ बाप जो हैं वो पुराने जनरेशन से, उनको नहीं पता कि भाई उसमें भी आजकल लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप उनको अवेयर करिए। वो हमारी जिम्मेदारी कि हम उन्हें अवेयर करें कि नहीं ऐसा नहीं, ये फील्ड भी बहुत अच्छी, इसमें स्कोप है, लेकिन पहले खुद भी अवेयर होइए कि वाकई में वो फील्ड अच्छी है, ठीक है। हेलो मैम, माई सेल्फ वंशिका चौहान फ्रॉम क्लास 11th कॉमर्स। मैं ये पूछना चाहती थी कि यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए एक एग्जैक्ट क्या शेड्यूल होना चाहिए जो हमारी मदद कर सके यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए? अगर कोई ऐसा एक शेड्यूल होता जिससे सभी लोग क्रैक कर लेते तो सब बन जाते, है ना। आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो? मैं अपना एक्सपीरियंस ये बता सकती हूँ कि सबके लिए अलग अलग चीजें वर्क करती हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल शेड्यूल बनाइए जो आपके लिए काम करे, और आप हर चीज के को एक साइंटिफिक तरीके से देखिए। अगर आपको क्लियर करना है कोई एग्जाम, आप स्टडी करिए किन लोगों ने क्लियर किया है, उनके शेड्यूल देखिए, आपको उनमें से जो अच्छी चीजें लगे उन्हें पिक करिए और अपना एक शेड्यूल बनाइए, ठीक है। हेलो मैम, माय नेम इज़ माही पूनिया, आई एम फ्रॉम 10th B। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बात की थी लॉजिकल माइंड की, एक लॉजिकल तो एक क्रिएटिव। आपका क्या क्रिएटिव माइंड था जब आप अपनी स्टडी को कर रहे थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बताना चाहूँगी कि क्रिएटिव माइंड अभी भी, इनफैक्ट जब मुझे समय मिल जाता है, बहुत कम समय मिलता है पर जब भी मिल जाता है तो मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं पेंट करती हूँ और मैं लिखती हूँ। दो चीज़ है जो मैं क्रिएटिव फील्ड में कोशिश करती हूँ कि वो रहे मेरे साथ, क्योंकि अगर आपकी क्रिएटिविटी मर जाएगी तो फिर आप जीवन में कुछ खो दोगे। तो आप सबसे भी मेरा ये अनुरोध है, इसीलिए सब कहते हैं कि एक हॉबी डेवलप कर लीजिए, कोई भी एक हॉबी जो आपको अच्छी लगे, वो आपकी क्रिएटिविटी आपके अंदर जिंदा रखती है, ठीक है। मैम सिर्फ पढ़ना या फिर जैसे आपने बताया आपकी हॉबी पेंटिंग है, अगर आप इस फील्ड में ना आती जहाँ पर अभी आप हैं तो क्या आप अपनी उस क्रिएटिव फील्ड में जाना पसंद करती? वो क्रिएटिव फील्ड में मैं ये नहीं कहूँगी कि वो इतनी अच्छी है कि मेरा लाइवलीहुड बन सके, है ना। एक प्रैक्टिकल दुनिया होती है कि आपको अर्न करना होता है, तो आप पेंटर बन के इंडिया में तो मुझे नहीं लगता इतना अर्न कर पाओगे कि आप अपना जीवन चला पाओ, है ना। तो दो चीज़ हैं, अगर आप इतने अच्छे हो, इतने अच्छे सिंगर हो अरिजीत सिंह जैसे, कि आप उस पर अपना लाइवलीहुड बना लो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। गुड आफ्टरनून मैम, माय नेम इज़ अनन्या धनखड़ फ्रॉम क्लास 10th B। मैम ये मैं कहना चाहती हूँ कि जब आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी तो आपने
बेसिक में एनसीईआरटी पढ़ी थी या फिर कौन कौन सी बुक्स आपने ऑप्ट की थी? ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, एस्पिरेंट्स जितने हैं यही क्वेश्चन पूछते हैं। इस पे बहुत सारे हज़ार वीडियोस बने हैं यूट्यूब पे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी। एनसीईआरटी मस्ट होती है, 6 to 12 पढ़नी ही पढ़नी होती है। उसके अलावा हर सब्जेक्ट की एक सेट बुक है, जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम है, तो ये आपको कहीं भी ऑनलाइन एक बुक लिस्ट मिल जाएगी। पर हाँ, एनसीईआरटी ज़रूरी है, वो पढ़नी ही पड़ती है। एंड मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारी जो एज है जहाँ पे हम अपने गोल अचीव करने का सोचते हैं, तो हमारा जो मन होता है वो स्थिर नहीं होता, मतलब रिलैक्स नहीं होता कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जैसे यहाँ पे भी इस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, दैनिक जागरण ग्रुप से आए हैं, उन्होंने भी बताया कि जो संस्कार हमारे पेरेंट्स बोलते हैं उनके पीछे यही लॉजिक होता है कि हम जो इतना डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये पता होता है कि अगर हमारे बच्चे ये सब फॉलो करेंगे तो उनमें कहीं ना कहीं स्थिरता आएगी। अगर आप मेडिटेशन करोगे, आप प्राणायाम करोगे, तो आप खुद देखना 1 महीने बाद आपको अपने फोकस में इंप्रूवमेंट दिखेगा, आपका कंसंट्रेशन बेटर होगा। तो अगर वो ट्राई कर सकते हो, अगर कम बोरिंग लगे तो कर लेना, ठीक है। और मुझे लगता है बहुत शानदार सेशन रहा है, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। एक सवाल बच्चे कॉमन पूछ रहे थे पीछे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, वो बच्चा आया भी था। उसका सवाल मैम ये था, आप पुलिस में हैं, आपने इस जॉब को, तो आपको बहुत एक्सपोजर होगा सारी चीज़ों का पीछे से कि क्या कैसे होता है। इन लोगों के सामने कई बार ये दिक्कतें आती हैं कि ये अपनी बातें कई बार घर वालों की प्रेशर की वजह से, डर की वजह से, प्रेम की वजह से उन्हें नहीं बता पाते अपनी परेशानी। कई बार पीयर ग्रुप का बहुत प्रेशर होता है, कई बार कॉम्प्लेक्स में बच्चा होता है, कई बार हम उस पेज को डिप्रेस सा करते हैं। तो हमारी अगर ये अवस्था है, स्थिति है, तो हम क्या करें, या ऐसे में पुलिस हमारी क्या मदद कर सकती है कि हमारी पोजीशन भी बची रहे और हमारा सॉल्यूशन भी हो जाए। तो ये एक सवाल बच्चे पीछे कर रहे थे मैम, तो थोड़ा सा अगर इस पे कुछ प्लीज। इस पर मैं ये कहना चाहूँगी, यहाँ जितने भी बच्चे हैं, अगर आपके सामने कोई ऐसी दिक्कत जा रही है जिसको आप किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे हो, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से या अपने भाई बहन से, और आपको उसमें पुलिस की सहायता चाहिए, और आप ये भी चाहते हो कि आप एनोनिमस रहो, आपका नाम सामने नहीं आए, आपको थाने ना आना पड़े, तो मैं अपना नंबर शेयर कर दे रही हूँ। आप बस एक टेक्स्ट मैसेज कर देना। मेरठ में तो पुलिस से संबंधित अगर कोई भी दिक्कत होगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी मदद हो जाए। आप कहीं पे भी रह रहे हो मेरठ में, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस एक टेक्स्ट मैसेज कर देना, अपना नाम भी ना लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस लिख देना फ्रॉम वेद इंटरनेशनल स्कूल और क्लास इतना, बस क्लास भी नहीं लिखना चाहो चलेगा, आप स्कूल का नाम लिख दो तो भी चलेगा। तो मैं अपना नंबर बता दे रही हूँ, अगर आप में से किसी को भी आप कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, बिना हेजिटेट किए, बिल्कुल संकोच किए बिना आप बस एक टेक्स्ट मैसेज कर दो, ठीक है। मैं नंबर बता दे रही हूँ, आप नोट कर लें, 9454401588 9454401588, ठीक है। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, आप सब लोगों ने बहुत पेशेंटली सुना। आपकी एज में इतना पेशेंटली बच्चे सुनते नहीं, और बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हर स्कूल में इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, आप सब ने बहुत क्वेश्चंस पूछे, इसके लिए थैंक यू सो मच। बस जो टेक अवे है उसको ध्यान रखिएगा, कुछ यहाँ से लेके जरूर जाइएगा, वरना ये समय वेस्ट है, फिर कोई मतलब नहीं है प्रवचन जैसे सुन के चले जाने का, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और जैसे आप लोगों ने तालियां बजाई, मुझे अमित तिवारी जी हैं, ये बहुत शानदार मीडिया के पर्सन तो हैं ही हैं, शानदार भाई भी हैं, और हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है, जैसे अनुज जी से सीखाया, तोमर साहब से। ये बहुत शानदार भाई हैं, ध्यान से सुने इनकी बात, एक एक शब्द लाख रुपए का होगा। सर बड़ों से छोटे सीखते हैं सर, आप हमसे कैसे सीख रहे होंगे, हम तो आपके पीछे पीछे हैं। तो थैंक यू बच्चों। मैम ने काफ़ी सारी ऐसी बातें कही हैं जो हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमको सुनने को मौका नहीं मिलता था, ऐसे व्यक्तित्व को ऐसे सीखने का मौका कम मिलता था। आप लोग लकी हैं जो हमारे बीच ऐसे ऑफिसर्स हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं और ऐसे स्कूल संचालक हैं जो ऐसे आयोजनों में हम जैसे मीडिया संस्थानों की मदद करते हैं, जिससे हम भी अपना समाज में योगदान दे सकें।
आई होप कि आप सभी ने बहुत सी अच्छी बातें सीखी होंगी, घर लेके जाएंगे। मेरा बस एक कहना है आप लोगों से कि हमारा संस्कारशाला 8 सप्ताह का प्रोग्राम है, जो इस साल फोकस है 9 to 12 तक के बच्चों के लिए, जो एज ग्रुप है। आप 3 सप्ताह अभी बीते हैं, 3rd वीक चल रहा है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम हर दिन सप्ताह में एक कहानी छपती है, उससे रिलेटेड हम कई तरह के आर्टिकल्स और एक्टिविटीज़ कराते हैं, जिसका यह भी एक हिस्सा है। आप पढ़िए और आई होपफुल कि एट द एंड ऑफ 8th वीक आप संस्कारों से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे, जो आपके मन में द्वंद्व रहता है, सवाल रहते हैं कि हम माने कि ना माने। और हम आगे भी मैम की तरह और भी गेस्ट के साथ आपके बीच आते रहेंगे और अलग अलग स्कूलों में प्रोग्राम करते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद। एक और रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने सवाल पूछे हैं, मुझे सभी की फ़ोटो चाहिए होगी, तो आप रुके रहिएगा, बाकी बच्चे मैम के जाने के बाद निकल सकते हैं। और स्कूल का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद इस आयोजन में सफल योगदान के लिए। अजीत सर का बहुत बहुत आभार, मैम आपका भी आभार। पूरी टीम लगी रही सुबह से, और आपका बिजी शेड्यूल में से समय निकालने के लिए बहुत बहुत आभार मैम। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सर। नंदिनी सिंह क्लास 10th, अक्षत पाल क्लास 9th। हमारे बच्चों ने मैम ऑल इंडिया एक कंपटीशन होता है ये करियर लॉन्चर का, उसमें फर्स्ट प्राइज जीता है देश में बड़ा है। टोटल देश में 26 बच्चे थे, 26 में नंबर 1 नंबर 2 आपके स्कूल का बच्चा है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। तो उन्होंने हमें एक 25,000 रुपये का चेक दिया है अपने बच्चे के लिए, और एक 11,000 रुपये, 10,000 रुपये। This is all for the session. Now I request Principal Sir to please share a few words for the students. Good afternoon, everyone. It was a wonderful session. Practically speaking, she shared her golden thoughts with us. It was a very, very practical approach, right? First of all, she shared whatever subject is of your interest, right? If you learn it easily, then it shows with little stress you should go with that subject. It can be science, it can be English, it can be history, civics, whatever it is. So you decide, you are the best person to decide what subject you have to choose for your career, right? Convince your parents. But you should be bold enough to tell that, look, this is my subject, this is my area of interest, and I can do very well in this if you allow me. So don't take compulsion, exercise your choice. The golden principle, what she said is that hard work and live a disciplined life. These are the 2 instruments which can give you immense confidence and a career that you are looking for.